जीएजीएस वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और आज मैं आपको बायोलॉजी की कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो सीडीएस 2019 में पूछे गए थे। तो आज हम इन क्वेश्चंस का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में उसके जो भी रिमेनिंग ऑप्शंस है वो भी मैं आपके लिए करवा दूंगा और पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज कलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे और जो भी कन्फ्यूज़न यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट। तो जो हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। और तो ऑप्शन नंबर 1 है hemoglobin present in RBC can carry only oxygen but not carbon dioxide. Option number B है a hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. Option number C hemoglobin of RBC can carry only carbon dioxide. और ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉट फॉर कैरिंग गैसेस। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलो, तो मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसके बाद में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो क्या आप ट्रेकिया को जानते हैं? नोज के माध्यम से सबसे पहले जो एयर जो होती है वो नोज में एंटर करती है और ट्रेकिया के माध्यम से कहाँ पर आती है, लंग्स में आती है। और लंग्स में आने के बाद में क्या होता है, जो एयर जो होती है उसका ऑक्सीजन वाला पार्ट किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। लेकिन जो आपका अदर गैसेस जो होती है वो ट्रेकिया के माध्यम से वापस बाहर एक्सेल कर दी जाती है। अब देखो क्या हुआ कि जब आपकी गैसेस या आपका ऑक्सीजन ब्लड में मिला, तब इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है ये किसके द्वारा मिला, हीमोग्लोबिन के माध्यम से मिला। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, इस ऑक्सीजन और ब्लड दोनों को कहां लेकर ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाती है। अब क्या है कि जो ब्लड जो है उस ब्लड में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। अब इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपका किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा और एनर्जी या ATP का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा। तो मैंने यहां से बता दिया कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तब आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP का निर्माण होगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर निकलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा, लंग्स तक लेकर आने का काम करेगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आपके डिफरेंट सेल तक जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपके ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, ब्लड के ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का निर्माण होगा। तो अब हमने यहां पर देख लिया कि जब लंग से जब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जब ब्लड जाता है तब क्या होगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन और वापस जब आएगा लंग्स की तरफ तब क्या लेकर आएगा, CO2 लेकर आएगा। तो मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मूव करते हैं इसके डिटेल एनालिसिस की तरफ। ओके, तो यहां पर क्या है कि जब रेस्पिरेशन होता है तब 97% ऑक्सीजन जो होती है किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो जब आरबीसी 97%, जब आरबीसी 97% ऑक्सीजन को मतलब लेकर जाती है तो क्या हो जाएगा, अब बचा कितना परसेंटेज, 3%। तो 3% को लेकर जाएगा प्लाज्मा। तो सिंपल सी बात हो गई कि 100% ऑक्सीजन में से 97% ऑक्सीजन आरबीसी में घुल जाती है और उसे घुलने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है और रिमेनिंग 3% किस में मिल जाती है, प्लाज्मा। अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, यहां पर बताइएगा फटाफट से, प्लाज्मा का कलर क्या होता है
और क्यों होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। तो प्लाज्मा का कलर क्या होगा और क्यों वो कलर पाया जाएगा प्लाज्मा में, आपका आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं। अराउंड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, मतलब 25% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। अब देखो यहां पर आपको याद रखना, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या करता है, कैरी करेगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो होती है जब ऑक्सीजन एंटर करेगी ब्लड में, तब लंग्स क्या होंगे, lungs and carbon dioxide is expelled out of the blood into the lungs। उसके बाद में हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट बोथ गैसेस, मतलब जो आपके जो ब्लड जो होता है आपके दोनों प्रकार की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ऑक्सीजन जो सेल तक लेकर जाई जाती है और उन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वापस लेकर आई जाती है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को कहां लेकर जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी या डिफरेंट सेल तक लेकर जाएगा, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पर लेकर आएगा, लंग्स में, और लंग्स के माध्यम से कहां निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहां पर आपको आंसर देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं ये समझता हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा, और इसकी डिटेल एनालिसिस हमने देख लिया और आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो अब हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जरा पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ में पढ़िएगा। ओके, विच of the following statement regarding histone protein is correct, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको क्या है आंसर इसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Option number B, histones are protein that are present in nucleus in the association with DNA. Histones are protein associated with lipids in the cytosol। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, हिस्टोन्स आर प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट। यहां तक आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आइए देखते हैं क्या है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल जो होती है ना, सेल इस तरह से मैं आपको सेल बना देता हूं यहां पर जी। चलो, इस तरह से हमने देखा, ये मैंने इस तरह से जनरली बना दिया, ये सेल हो गई, और इस सेल में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आप सबको पता है, डीएनए और आरएनए एसिड कहां पर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम और जीन्स भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। फिर से 4 बातें आपको याद रखनी है जो आपके लिए रामबाण का काम करेगी दोस्तों। जो आपका न्यूक्लियस जो होगा उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, उसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर आपका जो होगा क्रोमोसोम्स और आपके जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। ओके, जो न्यूक्लियस में जो होगा, मैंने न्यूक्लियस बना दिया, इसमें आपका एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है क्रोमेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा, क्रोमेटिन। अब जब एक क्रोमेटिन प्रोटीन एकदम मैच्योर अवस्था में आ जाता है और जब इस सेल का डिवीजन होता है तब एक किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि क्रोमेटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड व्हेन सेल विल डिवाइड देन दैट क्रोमेटिन प्रोटीन विल कन्वर्ट्स इनटू द, किसमें हो जाएगा बेटा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्रोमेटिन नाम का जो प्रोटीन जो होता है इसमें और कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। तो अब आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि क्रोमेटिन प्रोटीन के साथ में पाया जाएगा, और सेल डिवीजन के बाद क्रोमेटिन प्रोटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्रोमोसोम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि क्रोमोसोम्स आपको पता होंगे। ओके, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखते हैं क्या आंसर हमारा मिलता है भाई साहब।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड एसोसिएशन विद द डीएनए। मतलब क्या होगा? डीएनए के साथ एसोसिएट होगा। तो मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा। तो मैंने क्या बताया? आपका जो डीएनए जो होगा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, जीन्स जो होंगे क्या करते हैं, जो मतलब जो आपने देखा होगा कि मतलब वो बच्चे, कई बार आपने एक बागी मूवी में देखा होगा कि मतलब उसका वो अपने बच्चे को देखता है और वो भी देखते, तो मतलब एक ही तरह के मतलब क्या होता है सिम्टम्स, नाक, कान, हेयर्स या फिर बोलने का तरीका, ये जब जो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं वो क्या होंगे? जीन्स होते हैं। अब क्या होगा? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का काम क्या होगा? जेंडर डिसाइड करने का काम करता है। क्या काम करता है? जेंडर डिसाइड करता है। तो क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन मैं एक बार फिर से दे रहा हूं। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर होंगे? 23 पेयर। मतलब कितना हो गया बेटा? 46। 23 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। अब 46 पाए जाएंगे। अब लेकिन 44 पेयर्स जो होते हैं या फीमेल हो या मेल हो कॉमन पाए जाएंगे। लेकिन जो आपका 23rd नंबर का जो होगा उसमें फीमेल में XX और मेल में कौन सा? XY क्रोमोसोम होगा। जब फीमेल का X और मेल का X मिलेगा तब क्या होगी? गर्ल पैदा होगी। मतलब क्या होगी जी? लड़की पैदा होगी। और जब आपका X फीमेल का X और मेल का Y होगा तब क्या पैदा होगा जी? लड़का पैदा होगा, मेल बॉय पैदा होगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके गुड। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेंडर डिसाइड किसके क्रोमोसोम से होगा? तो मेल क्रोमोसोम से होगा बेटा। आज भी समाज में माना जाता है कि लड़कियों के कारण बच्चे, लड़कियां लड़की पैदा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेल पर डिसाइड होता है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ओके चलो, तो अब इसके थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो लिखा गया है। हिस्टोन्स आर द हाईली एल्केलाइन प्रोटीन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पता होगा। ये पूरे मैच्योर होंगे यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक क्या होंगे? मैच्योर नहीं होंगे। न्यूक्लियस दैट पैकेज एंड ऑर्डर द डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। दे आर द चीफ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन एक्टिंग as spool around which DNA winds and play role in gene regulation। तो ये आपको कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई, और मैं समझता हूं कि मोर देन इनफ मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया है। इससे ज़्यादा जो यदि और आपको समझना ही है तो आपको कंप्लीट जो जब डिस्कशन किया जाएगा सेल के बारे में तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वहाँ पर आपको CDS लेवल की सारी चीज़ें करवाई जाएगी। और उन क्लासेस में क्या होगा? CDS भी करवाया जाएगा, एपकेट भी करवाया जाएगा, और PCS लेवल के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और किसके? आपके फिजिक्स के। ओके, उसके साथ साथ हम लोग पॉलिटी भी करेंगे। सारे सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? चलो फटाफट से पढ़िएगा इसे। मैं समझता हूं कि जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भाई साहब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरिया इज प्रोड्यूस इन लीवर। क्या यूरिया जो है लीवर में प्रेजेंट होगा? यूरिया ब्लड में होगा, प्रोड्यूस होगा ब्लड में। यूरिया किस में प्रोड्यूस होगा? डाइजेशन में होगा? नहीं। यूरिया प्रोड्यूस इन लंग्स या किडनी होगा? नहीं। ओके, तो आपका आंसर होगा, बड़ी आसानी सी बात है जी, यूरिया जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। ओके, अब जब यूरिया को कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन प्रोड्यूस करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? लीवर। अब देखते हैं क्या है। आपको पता है एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड आपको पता है क्या होता है? एमिनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। इतनी बात आपको याद रखना है। जब क्या होता है, प्रोटीन जब आप खाते हैं तब वो प्रोटीन क्या होता है? टूटता है। हमने क्या बोला? डाइजेशन मतलब क्या? टूटना, मतलब बिखरना,
टूट जाना, बर्बाद हो जाना, मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन को जब आप खाओगे तब क्या होगा, प्रोटीन टूटेगा। तो भाई साहब जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा, जो जिससे बना है वो उसमें टूट के बिखर जाएगा। मान के चलो इंसान कभी मान के चलो हाथ पांव काट देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अलग अलग अंग बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात हो गई कि जब प्रोटीन टूटता है मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन की प्रोसेस में, तब क्या होता है, अमाइनो एसिड का निर्माण होगा। जब अमाइनो एसिड का निर्माण होता है तब क्या होगा, अमाइनो अम्ल के कुछ आयंस बनते हैं और उस आयन से क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, किसका निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि अमोनिया का क्या फॉर्मूला क्या होगा, NH3। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी प्रोटीन टूटेगा, किसमें टूटेगा, अमाइनो एसिड में टूटेगा, और फिर और अमाइनो एसिड टूटेगा तो किसमें टूटेगा, अमाइनो आयंस में टूटेगा, और उससे किसका निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। और जब अमोनिया का निर्माण हो जाएगा तो अब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाई साहब, इसके लिए आपका लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो यूरिन जो होती है, यूरिन, उस यूरिन में की स्मेल आती है, आपको सबको पता है। तो उस स्मेल का कारण क्या होता है, तो यही NH3 है। आज जो हमारे सरकारी वॉशरूम इतने गंदे होते हैं ना, इतनी स्मेल आती है, वो सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट नहीं है, NH3 रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ठीक है, चलो मजाक सा जोक सा पार्ट है। ओके ओके, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, गो अहेड नाउ। ओके गुड। और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। तो यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड इज द मेटाबोलाइट ऑफ द अमाइनो एसिड। अमोनियम आयंस आर फॉर्म्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, मैंने आपको बताया है। सम आर यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एक्सेस अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड टू यूरिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, मुझ पर विश्वास कीजिए, इतनी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। एक एक क्वेश्चन के लिए मैं हर क्वेश्चन के डिटेल में जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखो क्या है, जब यूरिया बना, जब यूरिया बनने के बाद में क्या होता है, अब उसको बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालने का काम कौन करेगा, किडनी। तो आपको ये याद रखनी है कि किडनी जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द यूरिया फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से यूरिया निकालने का काम कौन करेगा, किडनी। अब मुझे बताओ, किडनी का काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करेगा। मतलब क्या हुआ, ब्लड में जो यूरिन पाया जाता है उस यूरिन को रिमूव करने का काम करता है। अब कैसे करेगा भाई साहब, सुनो ध्यान से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने चाय पी होगी, और जब चाय पिया होगा तो चाय बनाने की प्रोसेस भी पता होगी। तो मैं आपको बता दूं कि चाय बॉईल होने के बाद हमारे घर में चाय छन्नी होती है बेटा। चाय छन्नी शायद आपको नहीं पता होगा, किचन में जाके देखिएगा, मम्मी से पूछना, इस तरह से चाय छन्नी होती है। अब चाय छन्नी में क्या होता है कि एक छोटे छोटे इस तरह से क्या होते हैं, मतलब एक छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें वो होते हैं कुछ रेसे होते हैं, और उनको इस तरह से क्या होता है, गूंथा जाता है। और क्या होता है उसमें क्या होता है, मतलब कि छोटे छोटे, तो उससे क्या है, चाय छानी जाती है ना। तो चाय छानने के बाद आपकी चाय नीचे आ जाती है, और आपकी चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, आप जो भी आपने डाला है ऊपर रह जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे रेसेस के कारण यदि इनके बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा तो आपकी चाय में जिंजर आ जाएगी, चाय पत्ती आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इन रेसों के बीच में जो दूरियां जो है बहुत कम होती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी किडनी जो होती है ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो हमें कहते हैं नेफ्रॉन्स के कारण जो होता है ब्लड फिल्टर होता है, और यही नेफ्रॉन हमारे वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी कहलाएंगे। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते हैं। तो वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट, इज इट, क्या होगा बेटा, क्या होगा, ये होगा नेफ्रॉन होगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो नाउ गो अहेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पर, जो यूरिन का कलर जो पीला पीला कलर का होता है, क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते हैं आपकी नॉलेज का लेवल कितना है, देखते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following cell organelle mainly functions as
स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो डाइजेस्ट करने का काम करता है। चलो, तो डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। चलो फटाफट से बताइएगा। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होगा, सुनिए। हमने आपको बताया कि एक सेल होता है और इस सेल में मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस सेल ऑर्गेनल में एक होता है जी बेटा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। तो ये सारे बच्चे जानते होंगे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग का मतलब क्या होगा कि छोटे छोटे जो भी मतलब जो चीजें जो होगी सेल्स में, उसे खाने का काम या उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। तो सुसाइडल बैग है तो छोटी छोटी जो सेल्स में जो भी चीज होंगी, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसे डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। जब लाइसोसोम डाइजेस्ट कर रहा है, उसे मार रहा है, तो यहां पर क्या होगा? इसके अंदर एंजाइम भी होगा। तब एंजाइम कौन सा होगा? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। और इस एंजाइम की पीएच वैल्यू क्या होगी? 4 से 5। मतलब क्या हो गया? एसिडिक हो गया बेटा। तो सिंपल सी बात हो गई, यहां पर सारे के सारे जो भी चीज आएंगे वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 4 से 5। एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमने इसका आंसर क्या लगा दिया, सबको पता हो गया, लाइसोसोम इट इज अ सुसाइडल बैग। अब राइबोसोम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है और इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, है ना, सबसे छोटा होगा। अब वैक्यूल्स क्या होता है? वाटर को, मिनरल को स्टोर करने का काम करता है। तो तीनों ऑप्शन जो हमारे काम के थे, राइबोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शंस हमने देख लिया, क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब मैंने यहां पर सारी डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है, सारी डिटेल्स को आप नोट डाउन कर लेना, सब कुछ नोट कर लेना। तो यहां पर आपको क्या होगा? सारी डिटेल मिल जाएगी। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये आपको पता चल जाएगी जी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, है ना, डाइजेशन हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स का, और ये क्या होगा? सेल का पार्ट होगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? इसमें आके मर जाएंगे। और किसमें प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसके लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन दैट मेंटेन द एसिडिक एनवायरनमेंट। हाँ, मैंने भी बताया आपको एसिडिक एनवायरनमेंट कितना होगा? 4 to 5 होगा बेटा। फिर मैंने क्या बोला है आपको कि जो lysosome contain wide variety of hydrolytic enzyme that break down the micromolecules such as nucleic acid, proteins and आपका क्या हो जाएगा? पॉलीसैचराइड्स। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो डाइजेशन कौन करेगा? आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करेगा, जिसका नेचर एसिडिक होगा। किसका डाइजेशन करेगा? माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसका न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का क्या करेगा? डाइजेशन करने का काम करेगा। दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, फटाफट से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द गर्थ इन द स्टेम ऑफ प्लांट? मतलब उसकी मोटाई, मतलब क्या बोलते हैं, जो परिधि जो होती है ना, परिधि मतलब प्लांट की परिधि जो होती है, जो मोटापा जो होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? चलो फटाफट से बताइएगा। चलो पहले आंसर जानने से पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। चलो, एपिकल बड आपने सुना है? एपिकल बड, एपिकल बड, एपिकल बड कहां पर होती है? जो आपकी रूट्स के ऊपर होगी, या फिर आपका पौधा बढ़ रहा है तो आपने देखा होगा ऊपर वाला एकदम शीर्ष वाला पार्ट जो होगा। तो एपिकल बड जो होती है इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। लेकिन आपका प्लांट ग्रो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एपिकल बड। ये आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। लेकिन आपका जो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, वो आपका कहां पर प्रेजेंट होगा? वो आपका प्रेजेंट होगा इस तरह का, जो उसके तने में प्रेजेंट होगा। तो तने को बड़ा करने के लिए लेटरल मेरिस्टेम जो होगा इस्तेमाल किया जाएगा या होता है। ये टिश्यू होगा, ठीक है। एपिकल बड भी एक टिश्यू है जो क्या काम करता है? वो आपके पौधों की ऊंचाई को बढ़ाता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो होगा पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। लेकिन इंटर
कैलोरी आपका मेरिस्टेम जो होता है, देखो मान के चलो सुनिएगा, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज बना के बता रहा हूँ, ये आपका पेड़ है, अब यहाँ से पत्ती निकल रही है, अब यहाँ पर पत्तियां निकालने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा उस टिश्यू का नाम क्या होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होगा। तो 3 टिश्यू मैंने आपको बताए, आपको एपिकल बड वो क्या काम करेगा, पौधों की वृद्धि का काम करेगा, लेटरल मेरिस्टेम उसकी मोटाई बढ़ाएगा, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है उस पत्तियां निकलवाने का काम करता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू ऑल। ओके गुड। तो यहां पर हमने देख लिया सारी चीजें, यहां पर सेल डिवीजन होगा, है ना, वो सारे के सारे जो टिश्यू सेल डिवाइड होंगे। मेरिस्टेम इज द रीजन द प्लांट टिश्यू फाउंड इन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड, ये आपको, ये भी आपको बात याद हो गई कि मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम एपिकल बड, मेरिस्टेम जो होगा, है ना, मेरिस्टेम एपिकल बड होगा, मेरिस्टेम जो होगा आपका लेटरल होगा, और आपका इंटर कैलोरी होगा। चलो गुड। तो यहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रेटिकुलम आपको पता है क्या होता है, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक, चलो मैं बता देता हूं यहां पर, उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके गुड। अब देखो ये क्या है बेटा, सेल है। अब सेल यहां पर क्या होगा, यहां पर है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के पास से इस तरह से क्या होगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो क्या काम करेगा, अब उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होगा, एक स्मूथ होगा और एक रफ होगा। अब देखो जो स्मूथ जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, और जो आपका जो रफ जो होगा वो राइबोसोम उसमें पाया जाएगा। ओके, तो डिटेल डिस्कशन यहां पर देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस फॉर विच इट इज रिगार्डेड एज स्मूथ। मतलब क्या हुआ कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें आपका राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। तो राइबोसोम जब नहीं पाया जाएगा, जब राइबोसोम जब नहीं पाया जाएगा, तो आंसर क्या यहां पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब क्या, जब राइबोसोम नहीं है तो राइबोसोम का काम क्या होता था, प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसकी परतों पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। और जो आपका रफ जो होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम होता है, तब उसमें क्या होगा बेटा, उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं जो रफ जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, और स्मूथ वाला आपके सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा। और आपका जो रफ जो होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रांग होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस पर राइबोसोम की लेयर नहीं पाई जाती है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से आपको एक बार इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो हार्मोन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और मटेरियल जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा। उसका कारण क्या है मुझे फटाफट से बताइए, क्योंकि राइबोसोम उसके इसमें नहीं प्रेजेंट होगा। अब ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा, लेकिन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होगा, नियर बाय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो क्या होगा कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ओके गुड। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर एंजॉय किया। हमने सीडीएस 2019 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता था कि रिपीट हो सकते हैं, यह एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको उठाकर मैंने आपके सामने रखे हैं, उसका डिटेल मैंने एनालिसिस किया हुआ है।
और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार बेसिक से आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है बायोलॉजी की तो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, और जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो उनको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, और जब भी आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।